All right, let's begin. IFRS 16 लीजेस बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी सारी रिसेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस हुई हैं। इससे पहले इट वाज IAS 17। इनफैक्ट नॉट जस्ट IAS 17 बल्कि इसने IAS 17 के साथ साथ IFRIC 4 को रिप्लेस किया, SIC 15 को रिप्लेस किया, SIC 27 को रिप्लेस किया। तो 4 स्टैंडर्ड्स को रिप्लेस करने के बाद जाके IFRS 16 ने जो है वो आंख खोली है दुनिया में। और हमारे पास IFRS 16 से मुतालिक वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, exciting things to learn. We'll do attempt a lot of examples. So we'll learn about scope and changes जो कि IFRS 16 के हिसाब से आ रहे हैं. We'll talk about classification as a lease. किसे lease कहते हैं, उसको classify कैसे करते हैं, उसके criteria क्या है. So we'll talk about that along with examples. We'll talk about key terms जो कि IFRS 16 ने यूज की हैं. सेपरेटिंग लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे, एंड वेरी ब्रॉडली रिटन हेयर लीज अकाउंटिंग, लेसी अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे, और लेसॉर अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे कि अब न्यू IFRS 16 के हिसाब से इसमें कैसे कंप्यूटेशंस करते हैं और इसको समझते कैसे हैं. सो लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट स्कोप एंड चेंजेस फर्स्ट. सो देखिए, इससे पहले क्या होता था. IAS 17 आया था 1982 में, और 1982 से 2019 तक ये जमाना जो है इस पे हुकूमत रही IAS 17 की. लीजेस के ऊपर हुकूमत जो है ना वो IAS 17 की रही, और उसके बाद 2019 के बाद अब जो है वो IFRS 16 का जमाना स्टार्ट हो जाता है. तो एक्चुअली इससे पहले ही होता था IAS 17 के टाइम पे कि वहां पे दो क्लासिफिकेशन होती थी, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज. अब भी है, लेकिन इससे पहले होता था कि वो लेसॉर और लेसी दोनों के लिए ये दोनों क्लासिफिकेशन होती थी, और इन क्लासिफिकेशंस की बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग यूज्ड टू बी डिटरमिन्ड. मेजरमेंट कैसे होगी, डिस्क्लोजर कैसे होगा, अकाउंटिंग कैसे होगी, रिपोर्टिंग कैसे होगी, दैट प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंस लीज है वो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एक ऑपरेटिंग लीज है. सो लेकिन अब IFRS 16 के अंदर दिस हैज फंडामेंटली चेंज्ड फॉर लेसी बट नॉट फॉर लेसॉर. लेसॉर के लिए अब भी फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लेसी के लिए a new concept was introduced, and this concept was called as a right of use. यानी अब राइट ऑफ यूज की बुनियाद के ऊपर, इट्स अ टेक्निकल टर्म जिसको डिफाइन करेंगे हम आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, समझाएंगे, एग्जांपल्स देंगे कि राइट ऑफ यूज क्या होता है. तो राइट ऑफ यूज की बुनियाद के ऊपर अब इसकी अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग होगी. सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज फॉर लेसी. लेसी का अब जो है वो एसेट को डिटरमाइन करेगा राइट ऑफ यूज. लीज जो अकाउंटिंग होगी वो राइट ऑफ यूज की बुनियाद के ऊपर होगी. सो नाउ देखिए, प्राइमरीली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, जरा समझने की कोशिश करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव ये है कि सब्सटेंस जो है ओवर फॉर्म, सब्सटेंस हैज अ प्रायोरिटी ओवर फॉर्म. फॉर्म के तौर पे हो सकता है कि देखिए आमतौर पे अगर मैं कोई खरीदूं एसेट, लेट्स सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, और एंड इन दिस बिल्डिंग अगर मैंने खरीद लिए, तो मुझे इस एसेट को खरीदने के बाद मेरे पास क्या हकूक आएंगे, किस चीज के राइट्स होंगे. यानी एसेट के बारे में डेफिनेशन क्या होती है आमतौर पे, इट्स अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी. सो मेरे कंट्रोल में क्या है इस एसेट का, मेरे कंट्रोल में इस एसेट का कुछ ना कुछ बेनिफिट जो निकलेगा, ये मैं बोलूंगा यार मुझे इसके तमाम तर बेनिफिट्स मुझे मिलने चाहिए, ये मेरा कंट्रोल है, ये मेरा राइट है. मैं समझता हूं कि मुझे इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए. अगर इसका बेनिफिट रेंट है तो मुझे रेंट मिलना चाहिए, इसका बेनिफिट यूज है तो मैं यूज कर सकता हूं, तो मैं किसी भी अंदाज में उसको इस्तेमाल कर सकता हूं. तो ये बेसिकली मेरा एसेट है. फिर दूसरी चीज क्या होती है, ये मैंने खरीदा है, दिस इज परचेज्ड एसेट, राइट. दिस इज अ बिल्डिंग एक्चुअली, ठीक है, जैसी भी है. और इट कुड बी फॉर एग्जांपल अ गाड़ी, और अगर मैंने इसको खरीदा है तो फॉर एग्जांपल दिस गाड़ी मींस दैट इस गाड़ी को का जो भी बेनिफिट है ट्रैवल करने के जरिए से, या फिर फॉर एग्जांपल मैं इसको रेंट आउट कर रहा हूं, तो कुछ भी बेनिफिट है वो मुझे मिलना चाहिए. ये बात समझ में आती है. दूसरा बेनिफिट क्या होता है, मैं इसको जिस अंदाज में चाहूं, मेरी मर्जी है, मैं इसको जिस अंदाज में चाहूं इस्तेमाल करूं. सो आई शुड बी हैविंग अ राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ दैट एसेट, तो देखिए, मुझे कोई बताए नहीं कि आप कोई गाड़ी जो है ना वो यहां से उठा के ना आपने बस यहां लगानी है. ये कोई बात थोड़ी हुई. मेरे पास मेरा एसेट है, दिस इज माई एसेट, आई शुड बी एबल टू यूज इन द वे आई वांट. सो
पहली बात, मुझे उसका बेनिफिट जो भी है, मुझे बेनिफिट उसका मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो बेनिफिट या वो जो एसेट है उसको इस्तेमाल मैं अपनी मर्जी से करूं। ये कोई मुझे बताने वाला नहीं हो कि यार आप इसको ऐसे आया, आप इसको इस अंदाज में इस्तेमाल करें। तो ये बुनियादी तौर पे एक एसेट का जब मेरे पास कंट्रोल आता है ना, एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। सो व्हेनेवर एन एंटिटी हैज अ कंट्रोल ओवर दैट एसेट, means the entity should be able to get all the benefit and should be able to direct the use of that asset। समझ में आती है बात? अब ये बुनियादी हकूक है किसी भी इंसान के, जिसके पास कोई भी असासा है या कोई भी एसेट है, ये बुनियादी हकूक है, ठीक है। अब देखिए लीज क्या है, लीज क्यों, लीज के बारे में कंफ्यूजन क्यों पैदा होती है। लीज के बारे में होता यह है कि देखो, आमतौर पर अगर मैं कोई एसेट परचेज करता हूं, चाहे वो गाड़ी हो या बिल्डिंग हो, मैं कोई भी एसेट परचेज करूंगा, इसका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई ना कोई डीड होगी, तो मेरे पास टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा उस एसेट का, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। लीज के केस में ये होता है कि व्हेनेवर यू लीज एन एसेट, यू डोंट नेसेसरली, आपके पास लीगल फॉर्म के अंदर टाइटल किसी और के पास होता है, ठीक है, लीगल फॉर्म के अंदर टाइटल किसी और के पास होता है, लेकिन सब्सटेंस के अंदर वो तमाम हुकूक सामने वाले लेसी को मिल जाते हैं जो कि उस एसेट के ओनर के हुकूक होते हैं आमतौर पे। सो IS 17 ने 1982 के अंदर दो बुनियादी बड़े बड़े नारे जो है ना उन्होंने बुलंद किए। 1982 में जो दो बड़े नारे IS 17 ने बुलंद किए, वो ये क्या था, उसने सबसे पहला नारा ये बुलंद किया कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो है इसको आपको अप्लाई करना चाहिए। डोंट लुक एट द लीगल फॉर्म, लुक एट द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, लुक एट हु इज गेटिंग ऑल द बेनिफिट, हु इज गेटिंग ऑल द कंट्रोल ओवर द एसेट, राइट ऑफ यूज। इस बात के ऊपर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर इसने गुफ्तगू करना शुरू की, और उसके बाद फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट ये सामने आया। प्लस प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो IS 17 ने इंट्रोड्यूस किया, और प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए लीजेस अकाउंट फॉर होना शुरू हो गई। उसके बाद वक्त का पहिया आगे बढ़ा और 2019 के अंदर एक्चुअली IFRS 16 ने अपनी आंख खोली, और उसने मजीद उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए, जो डेफिशिएंसीज थी उनको रिमूव किया, एंड इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ऑफ यूज फॉर लेसी। तो ये एक बुनियादी शिफ्ट था, एंड विल टॉक अबाउट दिस शिफ्ट मोर व्हेन एज वी मूव फॉरवर्ड। इसके अलावा जो इसका स्कोप है, इट्स द स्कोप इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट लीजेस इंक्लूडिंग सब लीजेस, लेकिन इसके अंदर कुछ 5 एरियाज हैं जो कि इसके स्कोप से बाहर हैं। तो जो हमारे स्कोप से बाहर हैं हमारे पास एरियाज, वो जरा हम देख लेते हैं। IFRS 16 जरा खोलिए अपने पास स्टैंडर्ड, और इफ यू रेफर टू पैरा नंबर 3 ऑफ IFRS 16, ये बताता है कि कौन से एरियाज आपके स्कोप से बाहर हैं IFRS 16 के। सो प्लीज ओपन योर स्टैंडर्ड्स और जरा देखिए पैरा नंबर 3। पैरा नंबर 3 क्या बोलता है, जरा सुनते हैं। An entity shall apply this standard to all leases, including leases of right of use assets in a sublease, except for पहला, leases to explore for or use minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल PPL हो गया, या इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक इंटरनेशनल ऑयल एक्सप्लोरेशन और यूज करने वाली रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वेदरफोर्ड, लाइक श्लमबर्जर, इस तरह की इदारे जो हैं, अगर कोई ऑयल को एक्सप्लोर करने के लिए कोई जगह लेते हैं, कोई ऑयल वेल्स हैं या इस तरह की, या फॉर एग्जांपल कोई उसमें से यूज करने के लिए जो ऑयल वेल्स लेते हैं, ठीक है, यूज करने के लिए, तो उसमें उस लीज को इस IFRS 16 के स्कोप से बाहर कर दिया गया है, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ। पॉइंट नंबर बी, लीजेस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स विद इन द स्कोप ऑफ IS 41। आप जानते हैं IS 41 के बायोलॉजिकल एसेट्स कौन से होते हैं, सो इसको भी जरा स्कोप से बाहर कर दिया। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट विद इन द स्कोप ऑफ IFRIC 12। IFRIC 12 के अंदर भी जो हमारे सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक, वो तमाम तर लीजेस को, अरेंजमेंट्स को इससे बाहर निकाल दिया गया है। लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग जो है IFRS 15 के अकॉर्डिंगली जो हो रही है, उसको आपने स्कोप से बाहर निकाल दिया है। और इसके अलावा लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स, जो राइट्स मिलते हैं अंडर लाइसेंसिंग अग्रीमेंट्स IS 38 के अकॉर्डिंगली, इसको भी आपने स्कोप से बाहर कर दिया है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे स्कोप का हिस्सा है ये चीजें। नाउ पैरा नंबर 4 भी अगर आप देखें तो
तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? अ लेसी मे बट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड टू लीजेस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स अदर देन दोज डिस्क्राइब इन पैरा नंबर 3E। इसका मतलब क्या है? जो राइट्स अंडर लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो हमारे पास इंटेंजिबल्स हैं उनकी लीजेस के ऊपर आपने IFRS 16 ने अप्लाई या लागू होना ही होना है। वहां पर चॉइस है। यहां पे पैरा नंबर 4 बोलता है अ लेसी मे बट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई दिस स्टैंडर्ड टू लीजेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स अदर देन राइट्स अंडर लाइसेंस अग्रीमेंट्स, जो कि पैरा नंबर 3E का हिस्सा है। सो ये बात हमने समझ ली है। अब इसके बाद अब हम आगे गुफ्तगू करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन एज अ लीज। विल टॉक अबाउट व्हाट इज अ लीज। ठीक है जी, चलें।